हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 64 करेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनसे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रॉम। आपका ये ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन है और पूछा है लकड़ी के सांचे आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। प्लाईवुड से बनाते हैं, शीशम की लकड़ी से बनाते हैं, देवदार की लकड़ी से बनाते हैं या फिर टीक वुड से बनाते हैं। ये बनाए जाते हैं शीशम की लकड़ी से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और सबसे कठोर लकड़ी भी शीशम की होती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। ईंट का साँचा शीशम की उपचारित लकड़ी यानी उस लकड़ी की सीजनिंग की जाती है, उससे बनाया जाता है। सांचे की भीतरी माप तैयार पकी हुई ईंट की माप से लगभग 1/10 गुना बड़ी होती है, क्योंकि सूखने पर ईंट सिकुड़ती है यानी उसमें श्रिंकेज आती है। श्रिंकेज की दृष्टि से सांचे की भीतरी माप जो है वो 21x10x10 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज। पूछा है डिस्टेम्पर का मूल पदार्थ क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। लाइम पुट्टी या क्ले या चूना या फिर चौक। डिस्टेम्पर का मूल पदार्थ होता है चौक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अब हम यहाँ पर डिस्टेम्पर से संबंधित कुछ पॉइंट और कवर करेंगे। डिस्टेम्पर का मूल पदार्थ चौक होता है। चूने में उपयुक्त रंग, वर्णक, सरेस तथा आवश्यक फिलर मिलाकर डिस्टेम्पर बनाए जाते हैं। ये चूने के रंग भी कहलाते हैं। ये भीतरी दीवारों यानी इंटरनल वॉल्स तथा छत के लिए सबसे सही रहता है। वैसे डिस्टेम्पर आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका तेली डिस्टेम्पर यानी ऑयल डिस्टेम्पर, दूसरा सूखा यानी ड्राई डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर को जेल पेंट यानी ऑयल पेंट भी कहा जाता है। ड्राई डिस्टेम्पर पाउडर के रूप में होता है, इसे पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। और जो आपका ऑयल डिस्टेम्पर होता है उसमें तेल इमल्सन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज। पूछा है स्थूल बांध के निर्माण के लिए किस प्रकार का सीमेंट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज करेंगे या फिर लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे। तो मैसिव डैम के लिए यूज करेंगे लो हीट सीमेंट का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से आपके कुछ और क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखेंगे लो हीट सीमेंट में जमने के दौरान इसमें से हीट निकलती है। इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम रखी जाती है। इसका जमाव काल साधारण सीमेंट जैसा होता है। भारतीय मानक आईएस कोड 12600 1989 के अनुसार इस सीमेंट का यूज भारी संरचनाओं जैसे बांध, गहरे पुल इत्यादि के लिए किया जाता है, जिससे कि हीट जो है कम जनरेट होती है। इससे आपके जितने भी पॉइंट बने हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद ए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स।
यहाँ पर पूछा है स्टील में कार्बन की प्रतिशत की वृद्धि के साथ कौन चीज घटती है। विकल्प आपको दे रखे हैं स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रिटलनेस या फिर डक्टिलिटी। अगर स्टील में कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डक्टिलिटी घटती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट और कवर करके चलेंगे। इस्पात लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है। आपका जो भी प्योर आयरन होता है वो इतना सामर्थ्यवान यानी स्ट्रेंथ वाला नहीं होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% तक होती है। ये कार्बन स्वतंत्र रूप में ना होकर सीमेंटाइट रूप में होता है। अगर स्टील की अधिक मात्रा में कार्बन मिला दिया जाए तो ये भांगुर हो जाता है और स्ट्रेंथ में कमी होती है। लोहे में निश्चित मात्रा में कार्बन मिलाकर वांछित गुणों वाला स्टील बनाया जाता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत की वृद्धि के साथ इसकी डक्टिलिटी घटती है। कार्बन की मात्रा के अनुसार स्टील को 3 भागों में रखा गया है। नंबर 1 है आपका माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। अब हम बात करेंगे माइल्ड स्टील की। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से लेकर 0.30% तक होती है। आपका जो मीडियम कार्बन स्टील होता है इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर 0.70 तक होती है। लास्ट पॉइंट है आपका हाई कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.70 से लेकर 1.50 तक होती है। ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। नाइट्रेट मोर देन 45 मिलीग्राम लीटर इन वाटर लीड टू डिसीज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है जल में 45 मिलीग्राम लीटर से अधिक नाइट्रेट होने पर कौन सा रोग होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है जिससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। या ब्लू बेबी नामक रोग के रूप में जाना जाता है। ये रोग बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे से। द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप ऑन ए कंटूर इज। यहाँ पूछा है एक कंटूर पर स्टीपेस्ट स्लोप जो है किस दिशा में होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एलोंग द कंटूर, या एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कंटूर, या फिर कंटूर के राइट एंगल पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, कंटूर के राइट एंगल पर। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल से। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जब किसी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट उसकी लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो तो जो भी आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो कैसा रहेगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं निगेटिव होगा, ज़ीरो होगा, नॉन प्लास्टिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका जीरो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए पीजोमीटर ट्यूब इज। पीजोमीटर ट्यूब की सहायता से द्रव का जिस दबाव को मापा जाता है वो क्या होता है। विकल्प आपको दे रखे हैं वैक्यूम प्रेशर होता है, गैज प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये होता है आपका गेज प्रेशर। ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ पर आपको इसकी डिफिनेशन भी दे रखी है, हम कवर करके चलेंगे। पीजोमीटर नली एक साधारण
ग्लास की नली होती है जिसका एक सिरा दाब मापे जाने वाले स्थान पर, किसी बर्तन के अंदर जिस स्थान पर द्रव का दाब मापना हो उसी स्थान पर इस नली को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लगा दिया जाता है। जबकि नली का दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला होता है। पीजोमीटर नली द्वारा गैस दाब नहीं मापा जा सकता क्योंकि गैस अपना मुक्त तल नहीं बनाती है। पीजोमीटर नली द्वारा निर्वात या ऋणात्मक दाब भी नहीं मापा जा सकता है। इसकी सहायता से सिर्फ गेज दाब को मापते हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द फ्लो इन ए ओपन चैनल इज लेमिनार इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज। पूछा है ओपन चैनल में आपका जो भी फ्लो होता है वो लेमिनार होता है अगर रेनॉल्ड्स नंबर कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 500 से कम। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। रेनॉल्ड नंबर अनुपात होता है जड़त्व बल और श्यानता बल का। अब यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे हैं फ्लो इन ओपन चैनल्स के लिए, फ्लो इन पाइप के लिए।